और अब यहाँ से इसकी स्थिति कितनी हो गई 500 किलोमीटर हो गई। तो ऐसे पॉइंट को बेटा हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। तो ये एक नियत बिंदु होता है जो विरामावस्था में रेफरेंस फ्रेम भी आएगी। रेफरेंस फ्रेम मैकेनिक्स की बहुत बड़ी जान है। जब आप एनएलए पढ़ोगे तो वहां स्यूडो फोर्स पढ़ोगे, छद्म बल में आप रेफरेंस फ्रेम जो है आपकी त्वरित अवस्था में रहती है। तो रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट का पूरी अगर मैकेनिक्स में देखा जाए तो बड़ा योगदान है, इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट तो वो बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा? वो बिंदु है जहां से आप अपनी वस्तु की स्थिति को नाप रहे हैं, है ना। जैसे स्पेस में, स्पेस मतलब ये सब स्पेस ही कहते हैं इसको, ये स्पेस है। यहाँ आपके पास बेटा एक पार्टिकल है, एक वस्तु है, मैं यहाँ है, ये एक वस्तु है। अब आप इस वस्तु की स्थिति को नापना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो एक काम करेंगे, एक फिक्स पॉइंट लेंगे, एक फिक्स पॉइंट लिया तो इस फिक्स पॉइंट से आप इस वस्तु की स्थिति को नापेंगे। आपने कहा ये भैया r1, इसका स्थिति सदिश हुआ, पोजीशन वेक्टर। तो जिस पॉइंट से आप इस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहे हो ना बेटा, ये पॉइंट ही आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है बेटा? और ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन, इसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम। अगर एक वस्तु, ये यहां तक क्लियर है रेफरेंस पॉइंट का। अगर एक वस्तु इस रेफरेंस पॉइंट से समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही है तो वो गति में है, और अगर उसकी समय के सापेक्ष स्थिति रेफरेंस पॉइंट से बदल नहीं रही तो वो विरामावस्था। किसमें बेटा? अब सपोज करो, देखो फिजिक्स में सब कुछ रिलेटिव होता है। फिजिक्स में सब कुछ क्या होता है? मतलब आप दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करोगे हमेशा। फिजिक्स में एब्सोल्यूट कुछ नहीं, इसके लिए एक हर चीज के लिए एक ना एक रेफरेंस है। कोई पार्टिकल उसकी पोजीशन को बताना है तो भी रेफरेंस है, स्पीड जब आप बताओगे तो भी उसके लिए रेफरेंस है ग्राउंड का। प्रकाश आया, किसी माध्यम में आया, माध्यम सघन है कि विरल है, तो वो तभी बता पाओगे दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो हर चीज का एक रिस्पेक्ट होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मतलब इसके संदर्भ में, इसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में। अब अगर मैं एक वस्तु में चल रहा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा या रेफरेंस पॉइंट होगा। उस रेफरेंस पॉइंट से आप मेरी स्थिति को नाप रहे हो। मैंने कहा ये भाई साहब मेरे रेफरेंस पॉइंट, ये भाई साहब मेरे क्या है? रेफरेंस पॉइंट। अब घड़ी स्टार्ट है, टाइम निकल रहा है, क्या मेरी और मेरा इनसे ये स्थिति है, ये मेरा स्थिति सदिश है r वेक्टर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या ये समय के सापेक्ष वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो मैं किस में हूँ? ग्राउंड। मैं रेस्ट। अब मैं किस में हूँ? अच्छा, हम दोनों ये भाई साहब, ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ लिया इन्होंने और हम दोनों साथ चल रहे हैं, हम दोनों। तो अब हम किस में हुए? कॉन्सेप्ट ये है कि पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा तो वस्तु किस में है? सपोज करो बस है, क्या है? बस में आप बैठे हो, हाँ बस में आप बैठे हो, बस चल रही है, बस चल रही है, बस में आप भी बैठे हो, तो आप किस में हुए? रेस्ट में कि मोशन में? किसके रिस्पेक्ट में? सबसे जरूरी है किसके रिस्पेक्ट में। अगर आप अपना कोई बगल में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में बात करो तब तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। और अगर बाहर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करो तो आप किसको? फंडा ये है पोजीशन वेक्टर, ये स्थिति सदिश समय के सापेक्ष अगर बदल रहा है, समय के साथ साथ ये बदल रहा है तो वस्तु आपकी गति में है, अन्यथा किसमें है बेटा? विराम। ये थी तो गति हमने पढ़ी। गति क्या है? अब गति के बड़े प्रकार होते हैं। गति के क्या है? प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है? अगर कोई वस्तु, क्या बेटा? हाँ, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति कर रही है, किसके अनुदिश गति कर रही है? कंडीशन है कि सीधी रेखा के अनुदिश, सीधी रेखा के अनुदिश, along the straight line, along the straight line कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई वस्तु मूव कर रही है, कंडीशन है along the straight line, मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अगर उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा, अगर वो गति कर रही है तो वो बेटा सरल रेखी गति। सुनना ध्यान से, मैं नहीं अगर कुछ हिंदी का वर्ड में हेरा फेरी हो तो आप बता सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। अगर मैं बेटा एक सीधी रेखा के अनुदिश गति कर रहा हूं, या तो ऐसे या फिर ऐसे, है ना, और मेरी गति में, गति की जो दिशा है, मेरे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा के अनुदिश में ऐसे मूव कर रहा हूं। अच्छा मैं वापस आऊंगा तो क्या मेरी गति की दिशा में कोई परिवर्तन हुआ? वापस आना, ये रिवर्स जब मैं आ रहा हूँ, रिवर्स जब मैं आया तो इसको कोई पार्टिकल ऐसे बेटा इस तरह सीधी रेखा के अनुदिश जा रहा है, इस रेखा के अनुदिश ये एक वस्तु है और ये ऐसे जा रही है, ये बेटा इसी रेखा के अनुदिश वापस भी आ सकती है, तब भी इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ। दिशा में परिवर्तन, आपने एक वस्तु को ऊपर फेंका, वस्तु ऊपर गई, वस्तु वापस नीचे आ गई, तो ये भी कैसी है? सरल रेखीय गति है। ये सब क्या है? सरल रेखा। अगर सीधा सा फंडा है, सरल रेखा मतलब सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, क्या सीधी लाइन के अनुदिश अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, आगे या पीछे हो सकता है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति है। बात सिंपल, ठीक है। उसकी गति क्या है? सरल रेखीय गति। दो तीन चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्टिकल की, अपनी वस्तु की स्थिति को बता रहे हो, है ना, उस फिक्स पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट कहा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष चेंज हो रही तो वो गति में, अन्यथा वो किसमें है? विरामावस्था में। विरामावस्था और गति, विरामावस्था और गति बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, विरामावस्था और गति दोनों एक सापेक्ष पद है, इन दोनों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इनके लिए रेफरेंस पॉइंट डिफाइन नहीं करोगे। जब रेफरेंस पॉइंट होगा ना तभी आप बता सकते हो कि ये क्या है, अन्यथा इसका कोई वो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हो गया, सरल रेखीय गति हो गई। सरल रेखीय गति यानी कि सीधी रेखा के अनुदिश गति है, सीधी रेखा के अनुदिश कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। पहला आता है दूरी और दूसरा आता है बेटा विस्थापन। दूसरा क्या आता है? आप लोग पढ़ चुके हैं तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है पढ़ तो चुके ही हो। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, गति में, क्या है? गति में, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दूरी को तो वो तय कर ही रहा होगा। दूरी ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ? और फाइनली अंतिम रूप से ये यहाँ पे आके रुक गया। अब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से घूमते फिरते हुए आया आराम से ऐसे, तो इसने अपनी यात्रा के दौरान जो रास्ता तय किया, उस रास्ते की संपूर्ण लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, उसको कहते हैं हम बेटा दूरी। क्या है बेटा? टोटल लेंथ लिख दो, कोई दिक्कत? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, उसी को हमने क्या कहा बेटा? है ना। अब दूरी क्या है? दूरी के बारे में छोटी छोटी और जानकारी। दूरी एक तो अदिश राशि, मतलब इसके पास में कोई दिशा नहीं होती। राशि मतलब भौतिक राशि, फिजिक्स में उनको कहते हैं जिसको आप नाप सकते हो। फिजिक्स में भौतिक राशि किसको कहा जाता है? जिसको आप देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बच्चे प्रॉपर बैच को भी उनको पता होगा, लेकिन आज मेरी पहली क्लास है तो मैं बेसिक से पूरा उठा के चलेंगे हम लोग। भौतिक राशि बेटा फिजिक्स में उसको कहा जाता है जिस भी चीज को आप नाप सकते हो, जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो, वो क्या है? भौतिक राशि। और नापने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं मापन, मेजरमेंट। क्या कहते हैं? मापन। क्या कहते हैं? मापन। अब जब भी आप किसी चीज को मापोगे तो कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू मिलेगा ना। जैसे मैं इस लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ, मैं इस लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ, ये मेरी लेंथ, तो इस लेंथ की मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी, इसकी मार्कर की क्या लेंथ है, मैंने स्केल उठाया, स्केल लगाया, मुझे कुछ 12 सेंटीमीटर मिला, तो ये 12 जो मिला वो होता है इसका परिमाण। क्या कहते हैं बेटा? तो भौतिक राशि है जिसको आप माप सकते हो, तोल सकते हो, नाप सकते हो। मापोगे तोलोगे, उसके तरीका को कहते हैं मापन। जब मापन करोगे किसी भौतिक राशि का तो कुछ ना कुछ तो फिक्स वैल्यू मिलेगी, और उस फिक्स वैल्यू को क्या कहते हैं? परिमाण।
क्या कहते हैं, यानी कि हर एक भौतिक राशि के पास परिमाण तो होता है, हर एक भौतिक राशि के पास परिमाण तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी राशि होती है जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और कुछ के पास दिशा नहीं होती। जिनके पास दिशा प्लस परिमाण दोनों है वो क्या है, और जिनके पास सिर्फ परिमाण ही परिमाण है वो परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। जिनके पास मैग्नीट्यूड है वो एक तो अदिश है और एक तो राशि चाहे कोई भी हो, दोनों के पास परिमाण तो होगा ही, क्योंकि राशि की कंडीशन ये क्या है बेटा, राशि तो वही है जिसको आप नाप सकते हो, भौतिक राशि तो वही है जिसको आप नाप सकते हो। नापने का तरीका मापन, जब भी आप मापन करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और उसी को क्या कहते हैं, उसका परिमाण कहते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड। सदिश के पास में क्या होता है, दिशा भी। तो बेटा जो हमारा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका एक कैसा क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसके पास में कोई दिशा नहीं। विस्थापन क्या है बेटा, विस्थापन आपका एक सदिश राशि, विस्थापन क्या है, सदिश राशि, मतलब इसमें दिशा होती है। दिशा के लिए हमने एक रेफरेंस फ्रेम बनाया, ये बेटा आपका वाई एक्सिस है, ये बेटा आपका एक्स एक्सिस है। अब दिशा विस्थापन जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो सुनो ध्यान से, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। आप सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लोगे, क्या लिया, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को हमने क्या कह रखा है, रेफरेंस पॉइंट। अब बेटा फिक्स पॉइंट से इसका स्थिति सदिश ये होगा, इसको कहा हमने R1 है, क्या कहा बेटा, इसका स्थिति सदिश ये होगा। अब इसके स्थिति सदिश में, इसके स्थिति सदिश में क्या परिवर्तन आया, वही क्या है आपका, अब देखो ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये आपका, इसको प्रारंभिक स्थिति सदिश कहते हैं, इसको अंतिम स्थिति सदिश कहते हैं। तो जो परिवर्तन आया आप एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करोगे, ये क्या बना बेटा आपका डेल्टा आर, ये आपका क्या बना डेल्टा आर, और इस डेल्टा आर को ये क्या कहते हैं। अगर इसके बारे में और प्रिसाइजली बात की जाए तो ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, हाँ, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। अब ये जो डेल्टा आर है, ये भी तो अपने आप में एक सदिश है बेटा, डेल्टा आर भी तो अपने आप में क्या है, सदिश है, इसके पास में भी परिमाण होगा और दिशा होगी। तो जो डेल्टा आर की दिशा होती है ना, वही विस्थापन की भी दिशा, वही विस्थापन की भी दिशा। अच्छा, ये डेल्टा आर ये सदिश है, ये तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी भी जीरो। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये दूरी है तो अपने आप में लेंथ ही, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर, किसमें, इन दोनों की क्या हो जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो। कोई भी कॉन्सेप्ट हो फिजिक्स में उसको क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी अटेम्प्ट करना है, फिर मैं समझाऊंगा। साफ कर दीजिए इसको, ये सब आपने लिख रखा है ना बेटा। बेटा ऑनलाइन आप लोग जो पढ़ रहे हो मुझे बता दो, स्पीड अगर तेज है तो स्लो कर लेंगे, और स्लो है तो तेज कर लेंगे, और कुछ दिख नहीं रहा हो इधर उधर विजिबिलिटी में या ऑडिबिलिटी में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दो। क्या आपको क्लियर है? यस सर। तो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से क्या है, ये जो हमने छोटा सा पढ़ा दूरी और विस्थापन, इसको क्लियर कर देंगे आप। आपके पास बेटा एक पहिया है, क्या है, व्हील, टायर, क्या हो गया पहिया, ये बेटा इसका ए बिंदु है, कौन सा बिंदु है, ये ए बिंदु है, और ये पहिया आगे बढ़ रहा है, कहां जा रहा है, आगे, ये पहिया है, और इसका रेडियस है आर, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये एक पहिया है,
पहिया, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बच्चों, वो आर। पहिया क्या जा रहा है, आर, और पहिया आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, आगे आ रहा है, ये ऐसे रोटेट करते हुए, जैसे घूमते हुए आगे आ रहा है। तो आधे रिवॉल्यूशन में, आधे चक्कर में इसका, पूरा नहीं, आधे चक्कर में इसका विस्थापन क्या होगा, आधे चक्कर में इसका विस्थापन क्या होगा अगर इसकी त्रिज्या r है तो। सुनो सुनो, इस पॉइंट का विस्थापन बताना है, किसका विस्थापन, बिंदु A का, किसका विस्थापन बेटा, बिंदु A का विस्थापन क्या होगा, आधा रिवॉल्यूशन कर रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन है, बिंदु A का विस्थापन, ये पहिया है, इसकी त्रिज्या r है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। करिए थोड़ा पेन दिमाग चलाइए। सर एक बार और समझा दो, मैं था नहीं। अच्छा बता रहे हैं, आपके पास बेटा एक व्हील है, ये एक व्हील है, इस व्हील का जो रेट, आप लोग जो ऑनलाइन है वो भी सब हिंदी मीडियम में है बेटा, ये जो व्हील है इसका रेडियस r है, यानी कि त्रिज्या इसकी r है, पहिया है, ये पहिया आगे की तरफ चल रहा है, पहिया आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, आधा चक्कर हुआ इसका, पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ। अब ये बिंदु A है जो इस प्रारंभिक अवस्था में ये धरती के संपर्क में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में, आधे रिवॉल्यूशन के बाद इस बिंदु A का विस्थापन क्या होगा, क्या आप बिंदु A का विस्थापन क्या होगा, जो 0 2 पाई r, आप लोग आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन कुछ है, 0 2r 1/2। बेटा ऑनलाइन आप लोग भी कुछ आंसर भेज सकते हैं, ऑनलाइन मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जूम पे भी आंसर आ जाता है। तो कितने बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, दीनू, दीपक, मोनू, बच्चों आप लोग भी आंसर भेज सकते हैं। हाँ सर कर रहे हैं सॉल्व। ओके ओके कर लो, वो लोग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। एक मिनट का टाइम था वो हो गया है ना। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, पूरी और एक तो गति है और एक क्या होता है वेग, उसके ऊपर आएंगे। ये क्वेश्चन किया बेटा आप लोगों ने, चलो इधर देखो, पहिया है ना आगे बढ़ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है, रोल कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये आगे इधर भी तो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, गाड़ी चलती तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती क्या, आगे पूरे, अगर हम कहते पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है, पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है, तो पूरे रिवॉल्यूशन में ये पॉइंट ए यहां जो था वापस यहीं आ जाता, और आधे रिवॉल्यूशन में ये पॉइंट कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये पहिए की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की होगी बेटा, ये पॉइंट तो आ गया यहां, ये पॉइंट कहां गया, आधे रिवॉल्यूशन, और पहिया आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, इधर देखो पहिया कुछ ऐसे घूमता है, तो ये आगे आए, स्क्रू है, स्क्रू को आप घुमाओ आगे बढ़ेगा, पहिया घूमेगा, मोटरसाइकिल है, बाइक चला, पहिया घूमेगा तो गाड़ी आगे बढ़ी। तो ये जो पॉइंट ए था यहां पे था, अब कहां गया, यहां आ गया। अब इसका क्या बताना है, विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, अरे मैंने कहा विस्थापन तो सीधा सा है भैया, ये लो ये लो, ये इसका क्या है, इसको निकाल दो, इसको, ये जो होगी यही क्या है इसका, यही क्या है इसका, बस इसका, ये इसकी वैल्यू क्या है ये मुझे बता दो, आंसर आ गया। मेडिकल वाले बच्चे, जे वाले बच्चे एक बार कोशिश करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हाँ बेटे 4R बेटा, थोड़ा सा और इंप्रूव कर, पहले 2R था, 4R कुछ और आगे भी बढ़े। हाँ बेटे 4R सर विस्थापन,
4 आ रहा है बेटा, किस किस का 4 आ गया ऑनलाइन? आप लोग? तो मेरा आ गया सर दीपक। हाँ बेटा, अभी अभी 4 आ तो सही नहीं है, थोड़ा सा और आप प्रयास कीजिए। बेटे आपका आंसर नहीं है। दूरी कितनी है ये और वो दूसरे सर्कल में? वही तो हम पूछ रहे हैं बेटे। आधा घुमा तो उसका रेट इसको कहते हैं सीटी, कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन। जितना आप फिजिक्स में क्वेश्चन करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं बता रहा हूं सर 12 प्लस पाई आर। भाई साहब बहुत छोटा सा गलती करते हैं, बिल्कुल तह तक पहुंच चुके हैं, बट इधर देखो, अब मैं आंसर बता रहा हूं, वापस से इधर देखिए आप लोग, देखा फिर से, ये पहिया है, बिंदु ए यहाँ था, आधा रिवॉल्यूशन हुआ, आधे रिवॉल्यूशन में ये बिंदु यहाँ आ गया, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, है ना? पूरा होता तो वापस से बिंदु यही आ जाता। अच्छा, तो दो इसमें दिक्कत ये है, ये तो इसकी क्षैतिज दूरी, मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप इसको करो तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर है ना? तो ये क्या होगी, अगर आप इसको x मानो, इसको y मानो, तो ये बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। बस मुझे ये पता चल जाए x क्या है, इसकी क्षैतिज दूरी है, x क्या है बेटा, इसकी क्षैतिज दूरी है, और y क्या है बेटा, इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी है। अब मैं क्षैतिज दूरी निकालूंगा, ध्यान से देखना बेटा, क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, क्षैतिज दूरी, सुनो पहिया आगे बढ़ा, पहिया क्षैतिज दूरी क्या होगा, जितना पहिए का सरकमफेरेंस है, जितना पहिए का परिधि जितना होगा उसका आधा, क्योंकि आधा रिवॉल्यूशन है, पूरा रिवॉल्यूशन होता तो पूरी परिधि के बराबर होता, आधा रिवॉल्यूशन है तो वो आधी परिधि के बराबर होगा। तो ये 2 पाई r और बेटा आधा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपका पाई r। ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होगा, यहां से यहां पहुंच गया, ये कितना हो गया 2r। अच्छा, x पता आ गया, y भी आ गया, आंसर बेटा डिस्प्लेसमेंट ये होगा पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। दिस इज द विस्थापन, दिस इज द, आया समझ में? अब इतना तो दिमाग कहाँ लगा रहे हो, विस्थापन आ गया, यही ऑप्शन था। नहीं, तुमने विस्थापन निकाल तो लिया था, इसका रूप नहीं लगा था, अच्छा खोल दिया, तो फिर विस्थापन का क्या किया तुमने, स्क्वायर निकाल दिया, रूट तो तभी हटेगा ना जब स्क्वायर आएगा। और भी कोई तरीका है कि रूट हटा दे, एक और इसमें पूछ लेता है कि इसका स्थापन सदिश जो है, पोजीशन वेक्टर, वो क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्षैतिज x एक्सिस है, क्षैतिज के साथ इसके विस्थापन का क्या एंगल है इस अवस्था में, 90 डिग्री का है, ये इसका विस्थापन है, ये एंगल निकालना है क्षैतिज के साथ, ये आपने फाई बोला, ये तो tan फाई क्या होगा, यहाँ से tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा कर्ण, सॉरी बेस आधार होता है, लंब क्या है, एंगल के सामने वाली साइड लंब होती है, यानी कि y अपॉन x, y आप निकाल चुके हो 2r अपॉन x भी आप निकाल चुके हो पाई r, r से r कैंसिल, 2 अपॉन पाई, यानी कि ये जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, tan इनवर्स 2 अपॉन पाई, tan इनवर्स 2 अपॉन, ठीक है? आगे बढ़े, ये एक क्वेश्चन था जिससे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भौतिक मीनिंग क्या है वो आप समझ सकते हो। थोड़ा सा एक दिन लगेगा आप मेरी लैंग्वेज को और मैं आपकी स्कूल को पकड़ पाए, तालमेल में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तालमेल जब बैठ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी जब मैदान में उतरता है तो पहले इसको आके देखता है, खेलता है, तो प्रैक्टिस के लिए 3 दिन का टाइम दिया, 2-3 दिन में जब हम लोग
आ जाएगा तो फिर जो गति पकड़ेंगे जल्द काम गति। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन एक था उसको हमने इसकी हेल्प से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया। अभी इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या? ऐसे मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भी आते जाए। आगे बढ़े, रफ करते जाए। बेटा आप लोगों को समझ में आया? बच्चों आप क्लास में सबको समझ में आया? क्लियर? हटा दो। अब बेटा हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक ऑनलाइन। बच्चे आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। आंसर आ गया था क्या आपका? नहीं आया सर, आंसर तक नहीं पहुंच पाए। अरे कहाँ तक पहुंच पाए थे? एक बार कोशिश करेंगे कि पहुंच जाओ। गति एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब हमने जैसे जो वर्ड है ना, अब हम गति नहीं बोलेंगे, स्पीड ही बोलेंगे। वेलोसिटी को हम वेग नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी ही। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ऐसा तो हम कर सकते हैं, बाकी हम पूरा हिंदी में ही है ना, उसे आपको भी आइडिया रहेगा। चलो गति और वेग की बात करते हैं। देखो एक वस्तु है, वो वस्तु चल रही है, दूरी को तय कर रही है। क्या कर रही है? और एक दूसरी भी वस्तु है, वो भी दूरी को क्या कर रही है? तय कर रही है। दूरी को क्या कर रही है? दो वस्तु है बेटा, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, ये दोनों दूरी को तय कर रहे हैं। अब आपसे पूछ जाए कि भैया कौन फास्ट है कौन स्लो है, कैसे बताओगे? गति गति क्या है? मतलब ऐसे देखो कि आप एक सेकंड में कौन ज्यादा भागा, एक सेकंड में कौन ज्यादा भागा। तो जो ज्यादा, जिसने एक सेकंड में ज्यादा दूरी तय की उसकी स्पीड क्या, जिसने कम की उसकी कम। यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी दूरी को तय करने की दर क्या है? दर सुन लो, अगर छोटी छोटी इधर देखो, आप लोग शायद प्रॉपर बैच में हो ना, आप लोग प्रॉपर बैच में हो। एक ना दर होती है चीज, हम अभी बता रहे हैं आपको। दर क्या बेटा? दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट, है ना? जो बच्चे पुराने हैं उनको पता भी होगा। एक और ऐसा ही मिलता जुलता चीज होता है जिसको कहते हैं प्रवणता। क्या कहते हैं? प्रवणता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट। ऐसे मतलब बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि दर हर चीज में हमेशा काम आने वाली है। शुरू से लेके पूरी फिजिक्स तक आप दर पढ़ोगे। यहाँ पढ़ोगे वस्तु के वेग की दर, विस्थापन की दर, विस्थापन की दर वेग है, वेग की दर त्वरण है, पूरा फिजिक्स में चलेगा। आप 12th क्लास में जब आओगे तो आप इसके प्रभाव की दर, आप इसके प्रभाव की दर क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। और दर हर चीज की चलेगी। करंट की रेट क्या है, कितना इसका ये हो रहा है। दर का मतलब क्या है? दर का मतलब होता है कोई भी भौतिक राशि समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अगर मैं कहूं वेग की दर तो वेग बटा, मैं कहूं विस्थापन की दर तो विस्थापन बटा, है ना? कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति, पावर, वर्क कौन, कार्य कौन, समय। तो दर बड़ा चलती है। यानी कि किसी भी चीज को दर जो है कोई भी भौतिक राशि समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अब ये ना पूरे फिजिक्स में चलेगा। तो जब दर आ जाए, इंग्लिश में रेट मिल जाए, तो रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दर का मतलब ये होता है विद रिस्पेक्ट टू, WRT। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? ऐसे लिखते हैं ना। प्रवणता का मतलब होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू लंबाई या फिर दूरी, है ना? यानी कि दूरी के सापेक्ष, दूरी या लंबाई के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। आप जो 12th वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा विभव प्रवणता की दर, पढ़ा था क्या? है ना?
माइनस dv/dl दैट इज इक्वल टू E, है ना। प्रवणता भी आएगी 11th क्लास में बेटा आप पढ़ोगे, अभी हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे तो ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो प्रवणता क्या है, किसके सापेक्ष, लंबाई या दूरी के सापेक्ष। दर क्या है, मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, बेसिक सी टर्म है जिसका मतलब पता होना चाहिए। दर का मतलब होता है कोई भी चीज समय, प्रवणता का मतलब होता है लंबाई, दूरी जिसका यूनिट मीटर उसके सापेक्ष, सम दर, है ना। मीटर तो हुआ यूनिट और समय का सेकंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, है। दर ना दो तरह की होती है, अब एक मिनट इसको यहीं क्लियर कर देते हैं। दर, किसी भी चीज की दर दो हो सकती है, एक तो औसत दर, और एक तात्क्षणिक दर। क्या बेटा, तात्क्षणिक दर। औसत दर का मतलब क्या है, देखो इधर वाला नहीं दिख रहा क्या आपको, ऑनलाइन वाले बच्चों इधर नहीं लिखेंगे आप? नो सर। अब बेटा अभी इस बार तुम लिख दिया, अगली बार नहीं लिखेंगे, इसको लिख देते हैं। ये तात्क्षणिक लिखा है, तात्क्षणिक। अब तो दिख रहा है, अब सुन लो। अब ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये एवरेज और तात्क्षणिक का ही, इसलिए हम बता रहे हैं। इसमें आप पढ़ोगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब औसत दर और तात्क्षणिक, सॉरी औसत गति और तात्क्षणिक गति, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। तो औसत का मतलब होता है जब आपका जो समय का अंतराल है, क्या है वो कुछ हो, उसकी कुछ वैल्यू, और तात्क्षणिक जब उस समय के अंतराल की वैल्यू बहुत बहुत कम, क्या हो, बहुत बहुत कम। जैसे मतलब मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है, ये ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, आपको समय बता रहा है कितना टाइम लगा, 2 सेकंड आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो इस जब ये इसके लिए आप औसत दर करोगे, जब आपको टाइम इंटरवल आपका डिफाइंड हो, टाइम इंटरवल आपका क्या हो, डिफाइंड हो, कंसीडरेबल हो, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। और अब मेरी आंख की पलक है, आंख की पलक झपकेगी और आपको बताना है कितना टाइम लगा वापस, मतलब यहाँ से ऊपर है अभी, नीचे जाएगी फटाफट भी ऊपर आएगा, और उससे भी कम। जब समय अंतराल एकदम बहुत छोटा हो और उस समय आप जब दर निकालो तो ऐसी दर को क्या कहते हैं हम, तात्क्षणिक दर, है ना। किसी बहुत क्षण विशेष पर जब समय अंतराल आपका क्या है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल, है ना। चलो ठीक, ये आपको दर क्लियर हो गई। दर भी तात्क्षणिक का मतलब पता चल गया, औसत का मतलब पता चल गया, प्रवणता भी पता चल गया। चलो अब हम गति की बात करते हैं बेटा। तो गति आपको पता है, दूरी को तय करने की दर को, दूरी को तय करने की दर को क्या कहते हैं, गति। और विस्थापन को तय करने की दर को क्या कहते हैं, वेग। अच्छा गति आप लोग पढ़ चुके हो। स्पीड ये क्या है बेटा, दूरी अपॉन समय। दर है तो दर के लिए क्या आएगा, हमेशा समय आएगा, समय आएगा। दूरी का यूनिट क्या है, मीटर, समय का यूनिट क्या है, सेकंड। अच्छा दूरी भी अदिश राशि, समय भी अदिश राशि, तो गति भी अपने आप में कैसी राशि, अदिश राशि, है ना। क्लियर है बेटा। और देखो डायमेंशन इसका क्या होगा, ये L है अपॉन T है, डायमेंशन हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में ही होती है, L T - 1। क्लियर है बेटा, और आगे बढ़े। अच्छा गति भी दो तरह की होती है। अब आपने पढ़ रखा है इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट ले रहे हैं। गति 2 तरह की होती है, एक समान गति और दूसरा, यानी कि एक तो कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, क्या कहते हैं बेटा, है ना। दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सुनना, एक समान गति यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो समय के सापेक्ष बदल नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जैसे कांस्टेंट है वो, स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई गाड़ी, जैसे आजकल आप नई गाड़ियां खरीदते हो, नई इतनी महंगी नहीं, जितना वो बजट के बाहर चला रहा है, सब साइड में खरीदी। एस क्रॉस गाड़ी आती है मारुति सुजुकी की, उसके टॉप मॉडल में
ऑप्शन आता है क्रूज कंट्रोल का। एस क्रॉस गाड़ी है, आजकल तो सब गाड़ी में आ गया, टाटा नेक्सॉन में भी आता है। एस क्रॉस में एक ऑप्शन आता है क्रूज कंट्रोल का। क्रूज कंट्रोल क्या है, जैसे ड्राइवर है, अब ड्राइवर को जाना है ग्वालियर से कन्याकुमारी, तो लगभग 3000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर के आसपास होगा। गाड़ी चलाएगा तो वो एस्केलेटर के ऊपर पैर को रखेगा और एक्सीलरेटर के ऊपर फोर्स लगा के रखेगा, है ना, तभी तो वो रेस दबी रहेगी। जब आप बाइक चलाते हो तो रेस को ऐसे खींच के रखते हो, नहीं रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसे एस्केलेटर पे ड्राइवर पैर लगा के रखता है, जब बहुत दूरी तय करनी हो ड्राइवर को तो वो पैर की नस खिंच जाती है, तो धीरे 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 वो कमजोर होने लगते हैं, बहुत पेनिंग होता है। फॉर द टाइम ही मतलब छोटी सी दूरी के लिए तो ये एंटरटेनमेंट है, बट अगर हम लंबी दूरी की बात कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस 5 से 6 घंटे रखें, तो शरीर को एक ही स्थिति में रखना हानिकारक है। तो इंजीनियर्स ने सोचा यार कुछ ऐसा किया जाए, एक बार गाड़ी को कर दो फिक्स और पैर हटा दो, आराम से बैठ जाओ, ऐसे वो गाड़ी अपने आप चले। तो चलाओ तब ना पता चलेगा। तो हाईवे पे जब गाड़ी चलती है, सपोज करो आप यमुना एक्सप्रेस वे पे निकल रहे हो, आगरा से दिल्ली जाना है, पूरा हाईवे और खाली हाईवे, जैसे सपोज आप अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे निकले, 5 बजे ट्रैफिक सबसे कम, तो ट्रैफिक जब सबसे कम है तो आपने गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया। क्रूज कंट्रोल क्या है, आपने सोचा भाई मेरी हैसियत के अनुसार 80 की स्पीड सही है, 80 की स्पीड में मैं मेरी गाड़ी को खुद कंट्रोल में रख सकता हूँ। 80 पे उसके जो स्टीयरिंग होती है, इस साइड में क्रूज कंट्रोल का बटन है, उसको क्लिक किया, अब आप रेस एस्केलेटर से पैर हटा दो, गाड़ी अब 80 की स्पीड से चलेगी, ना तो कम होगी ना। अब जैसे ही कोई ट्रक आया, आपको स्पीड अपनी कम करनी है, ब्रेक लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या दबाओगे, क्लच दबाओगे, क्लच दबाओगे, या क्लच या ब्रेक दोनों में से कोई भी दबाया तो क्रूज कंट्रोल अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म। फिर गाड़ी आपके कंट्रोल में आ गई, जो भी करना चाहो, वापस से वो ट्रक निकल गया, वापस से आपने अपनी स्पीड को 80 तक बढ़ाया, क्रूज कर दिया, पैर हटा, पैर ऐसे कर, और स्टीयरिंग तो पकड़नी पड़ेगी। तो जब आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल में आ गई तो वो स्पीड क्या हो गई, फिक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। क्या चल रही है, उसमें कोई करंट नहीं आ रहा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। हालांकि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड तो क्या है, अदिश राशि, उसमें डायरेक्शन का तो कोई झोल-जमाल नहीं, तो वो हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे ही आपने स्कूटी को स्टार्ट किया, लेके गए, कम किया, ब्रेक लगाए, स्पीड जब बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो क्या है, असमान गति। वो क्या है, असमान गति, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो ये तो फिक्स है। आपसे पूछेंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, 40 से 40 से चल रही थी वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, 40 से 40 से चल रही थी। लेकिन जब कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में पूछे कि गाड़ी की गति क्या थी, कभी 10 थी कभी 12 थी, तब हम उस केस में औसत गति निकालते हैं। अगर गाड़ी की स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रहे, तब उस केस में बेटा हम डिफाइन करते हैं औसत गति। तो तब आता है हमारा औसत गति का कॉन्सेप्ट। औसत गति के ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल में तो अक्सर आते हैं। तो बच्चे मेडिकल के कितने स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल का तो ये मतलब एक फेवरेट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है, और जेईई में थोड़े कम आते हैं, ऐसा आता है। औसत गति बेटा क्या है, औसत जो ड्रॉपर के कितने स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉपर के 11 के कितने हैं, तो औसत एक। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो सर, गति से आपने एरो करके आदेश लिखा है नीचे की तरफ। हाँ वो इसलिए लिखा है भैया, गति दूरी है, कौन समय है, दूरी भी अदिश राशि, समय भी अदिश राशि, तो गति भी अपने आप में अदिश राशि। आया समझ में मोनू, आना तो बोलो। यस सर, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर। जो बच्चे ड्रॉपर के हैं तो उनके लिए मैं ऐसे बताना चाहूंगा, आपने एवरेज करंट पढ़ा होगा, एवरेज करंट एसी में 12th क्लास के अंदर एसी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है ना। एवरेज औसत धारा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाला होगा। एक फुल साइकिल के लिए औसत करंट, औसत धारा का मान क्या होता है, 0 क्या होता है। एसी में जितना चार्ज पॉजिटिव साइकिल में आएगा उतना नेगेटिव साइकिल में आएगा, तो उसका चार्ज क्या हो गया, 0। फिर आपने पढ़ा होगा औसत शक्ति, एवरेज पावर
वर्क पावर एनर्जी में। औसत क्या है, बहुत जगह काम आने वाला है। औसत क्या है, बहुत जगह काम आने वाला है। औसत का मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी चीज का, किसी भी जनरल चीज का सामान्य औसत कैलकुलेट कर पाओ। यहाँ पे औसत गति क्या है बेटा, औसत गति है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल सर देख नहीं रहा उधर। इधर देख रहा हूं। जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी ना, थोड़ा सा मैं इधर करूं। अब दिख रहा है? हाँ आप दिख रहे हैं। जब भी बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो हम औसत दूरी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो हम औसत गति निकालते हैं। और ये औसत गति किसी बिंदु पे या किसी समय पे गति नहीं होती है, ये उस वस्तु की ओवरऑल स्पीड होती है। क्या होती है? ओवरऑल स्पीड, उस फिक्स निश्चित समय अंतराल में। ओवरऑल मतलब हाँ पूरी। जैसे औसत गति का मतलब ये नहीं है जैसे कोई पार्टिकल है और वो वस्तु, उसने कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय या कुल समय अंतराल, जो भी आपका टाइम इंटरवल है उसमें, है ना। जैसे औसत दूरी को आप ऐसे समझे कि आपने बेटा 10 मीटर की दूरी थी और वो 4 सेकंड में तय की। 10 मीटर की दूरी थी, वो किसने कितने सेकंड में? कभी आपने स्पीड बढ़ाई भी थी, कभी आपने स्पीड कम भी की थी। तो मतलब इस पूरी आपकी यात्रा के दौरान गति जो थी आपकी वो परिवर्तित रही, है ना। तब आपने इसका एवरेज स्पीड निकाला। एवरेज स्पीड, अब यहाँ से जो आपकी जो स्पीड आएगी वो आपको ओवरऑल स्पीड मिलेगी। इस पूरी की पूरी यात्रा की क्या मिलेगी? गति मिलेगी। अब वो क्या आएगा? 10/4 यानी कि 2.5 है। अब ये 2.5 का मतलब ये नहीं किसी टाइम पे ये थी या नहीं थी, किसी स्थिति पे थी, ये इस पूरी यात्रा की क्या है? ओवरऑल स्पीड है। ये क्या है बेटा? ये ओवरऑल स्पीड। जैसे 2 ओवर का मैच था, 2 ओवर में 10 रन बने। कितने रन बने? तो एवरेज कितना आया? रन रेट कितनी आई? 5। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पहले ओवर में छक्का लग गया हो, दूसरे ओवर में चौका लग गया हो, है ना। तो लेकिन रन रेट कितनी आई? लेकिन रन तो 5 किसी भी ओवर में नहीं बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल किस स्पीड से चला, नहीं, ये एक ओवरऑल इफेक्ट बताता है मोशन। ये क्या बताता है? ओवरऑल इफेक्ट बताता है कि इतनी दूरी को इतने में किया गया, तो इसका ओवरऑल ये, इसका ओवरऑल ये। जैसे कोई बस है, बस ग्वालियर से चली, मुरैना गई, ग्वालियर से मुरैना जाने में 3 घंटे लगे और टोटल दूरी हमने कहा 100 है। क्या है? ग्वालियर से मुरैना की दूरी 100 है और टाइम लगा 3 घंटे। तो उसकी एवरेज स्पीड है 33.33। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्पीड से गई, कभी स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कभी स्पीड कम भी हो सकती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को, औसत गति के कॉन्सेप्ट को 2-3 क्वेश्चन से समझेंगे। किससे समझेंगे? ये तो इसकी क्या है? थ्योरी थी। फिजिक्स में कोई चीज थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन से समझ में आए। एक क्वेश्चन किया जाए, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है। तो एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक से 2-3 क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। एक कार चल रही है बेटा, आपके पास कार है, ये कार है और इस कार का एवरेज स्पीड दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और यात्रा की कुल अवधि, यात्रा की कुल अवधि वो है बेटा 10 घंटे। कितना है? 10 घंटे। 10 घंटे। ये कार जा रही है, इसने यात्रा की आधी दूरी को, फर्स्ट हाफ को, आधी दूरी को 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर के औसत वेग से, के औसत
वेग से तय किया तो आधी दूरी को किस वेग से तय करें, किस वेग से तय करें कि जो इसकी एवरेज स्पीड है कि औसत वेग पूरी यात्रा का वो क्या आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे हाफ में यानी कि आधी दूरी को तो ऐसे किया 30 से, और एवरेज स्पीड पूरी यात्रा की कितनी है 40। ऑप्शन में दो ऑप्शन तो 30 से भी कम होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 30 से कम वाले आंसर आ जाए? देखो पहले ओवर 2 ओवर का एवरेज 10 रन है, पहले ओवर में आपने 4 बनाए, तो दूसरे ओवर में 4 से ज्यादा बनाएंगे तभी तो 5 आएगा एवरेज। एवरेज स्पीड कितनी है 40, पहले आप कितने से चल लिए 30 से, अब इस एवरेज स्पीड तक आने में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दो ऑप्शन में 30 से ज्यादा होगा, दो में क्या होगा 30 से कम, तो जब 30 से कम हो तो ऑटोमेटिकली आंसर तुक्का भी लगा रहा हूं, दो में लगा दो 30 से आएगा समझ। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर देते हैं, ये तो आंसर नहीं है। अब इसका आंसर क्या आया बेटा? ऑनलाइन बच्चों आप भी आंसर बता दो। एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये यहाँ से खत्म हो, आगे बढ़े, त्वरण पे आ जाएंगे हम। त्वरण में एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म के भी क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आएंगे ग्राफ के ऊपर, फिर हम किसके ऊपर आएंगे? इसमें मेडिकल के कितने बच्चे एक बार बेटा वापस बता दो। मेडिकल और इंजीनियरिंग मतलब बराबर स्ट्रेंथ, तो पूरा पैटर्न एक लेवल लेके चलना पड़ेगा। आप बेटा किसमें हो? मेडिकल में, इंजीनियरिंग मेडिकल, और आप बेटे आप दोनों ड्रॉप करो। ये आंसर, ये इसका आंसर आ गया बेटा। अब आराम से कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ब्रेन की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा, न्यूरॉन होती है। क्या होती है ना? जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं ये स्ट्रांग बने, इसके लिए हम जिम जाते हैं, क्या करते हैं खूब सारा प्रोटीन से जिम जाते हैं और खूब सारा वर्कआउट करते हैं। तो दिमाग भी तभी मजबूत होता है, तभी ज्यादा आपका हार्ड वर्किंग होता है जब आप ब्रेन की जो मसल्स है न्यूरॉन, इसकी वर्कआउट कराओ। इसके वर्कआउट के लिए जरूरी आप क्वेश्चंस के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन के साथ जूझोगे उतने ज्यादा न्यूरॉन आपके एक्टिवेट होंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। वर्किंग कंडीशन में जितना ब्रेन आएगा, क्योंकि आप मानो या ना मानो आपको पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन आपने पहले को नहीं देखे, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो। तो अगर आप सारे क्वेश्चन के ऊपर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा, तो दिमाग का जो पावर है, कभी-कभी क्या होता है आप लोग शायद पेपर देते हो, यहाँ पे टेस्ट होते हैं, है ना? तो जैसे 45 क्वेश्चन है मेडिकल के फिजिक्स के, 40 क्वेश्चन तक आपका दिमाग थक जाता है ना? दिमाग की स्पीड कम हो जाती है, पहले क्वेश्चन को फट 10 क्वेश्चन में तो आप ऐसे तुरंत किया हो गया, धीरे धीरे दिमाग की स्पीड क्या हो जाती है, वो क्वेश्चन आता है लेकिन आपको टाइम 2 मिनट लग गया, पहले आपको 20 सेकंड लग रहा था। तो आप खूब क्वेश्चन के साथ जूझे, दिमाग को और स्ट्रांग बनाए। ये हो गया बेटा। चलो मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ छोटी-छोटी बातें भी क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट के थ्रू किसी भी चीज को आसानी से समझाया जाता है, क्वेश्चन के थ्रू किसी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाया जा सकता है। औसत जो गति है, औसत गति बेटा क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। आपने इसके कुछ स्पेशल केस भी पढ़ रखे होंगे। स्पेशल केस आपने ऐसा लगा के लिखा होगा, स्पेशल केस 1, जब दूरी का अंतराल बराबर हो, जब वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का अंतराल बराबर हो, जब दूरी का अंतराल बराबर होता है, जब दूरी का अंतराल नियत हो, क्या हो? नियत हो, समान, नियत या समान, तब आपकी एवरेज स्पीड जो आती है बी एवरेज, वो होती है बेटा 2v1v2
क्या अपॉन v1 प्लस v2 है ना, ऐसा कुछ, यानी कि हार्मोनिक मीन होता है ये, सभी स्पीड का क्या होता है, हार्मोनिक मीन। और जब समय का अंतराल समान हो, अगर ये आपका एक पार्टिकल है a से b पे जा रहा है, a से b पे जा रहा है, तो इसने ये थोड़ी सी दूरी x1 है, थोड़ी सी दूरी x2 है, इसको इसने v1 स्पीड से, एक मिनट इधर देख लो आप, इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो वापस से सुनो, स्पीड कर रहा हूं इसमें, इधर देखो एवरेज स्पीड के दो दो तीन क्वेश्चन करेंगे टोटल, तीन क्वेश्चन में आपका एवरेज स्पीड क्लियर हो जाएगा बेटा। एवरेज स्पीड या औसत गति कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत गति। औसत गति क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे आप एकदम बिल्कुल बेसिक से समझो, 50 ओवर का मैच था, क्या था, रन रेट देखो, रन रेट कैसे निकालते हैं टीवी में, आप क्रिकेट देखते हैं, शौकीन क्रिकेट के, कितने लोग क्रिकेट के बारे में बेसिक आइडिया रखते हैं, मैच मैच देखते हैं, बस सब लोग जानते हैं, जनरल आइडिया होता है क्रिकेट का, एक क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके बारे में कुछ पता होता है, बाकी तो वॉलीबॉल का मैच चलाने का आपको आइडिया रहेगा क्या हो रहा है, हॉकी के में, फुटबॉल के कम लगता है, ओवरऑल कम पता होता है, बच्चे इंटरेस्ट क्रिकेट का। अगर 50 ओवर के मैच में 50 ओवर के मैच में 300 रन बने तो रन रेट क्या आई भाई, क्या रन रेट आई, आपने फट ऐसे किया 300 डिवाइडेड बाय 50 और 6 की रन रेट से रन, तो रन रेट क्या है, एवरेज, क्या है, एवरेज। किसी भी चीज का एवरेज इसी तरह डिफाइन किया जाता है, टोटल कितना हुआ और तो करने में कितना टाइम लगा, गति है तो टोटल दूरी कितनी हुई अपॉन कुल समय कितना लिया गया, कुल समय कितना लिया गया, ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। बेटा इसमें ना कुछ हम स्पेशल केस बना लेते हैं, इधर देखो, अगर आपके पास पार्टिकल है a से b पे जा रहा है, अगर आपका पार्टिकल कहां जा रहा है, a से b पे, a से b पे हमने बीच में एक सी पॉइंट मान लिया, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसका मध्य बिंदु बीच में है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मध्य बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी x1 है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक आने में इसको t1 टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में t2 टाइम लगा, c से b तक, है ना। अगर बेटा ये x1 और x2 इक्वल हो, इफ x1 इक्वल टू x2, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दैट मींस दूरी का अंतराल नियत कांस्टेंट हो, समान हो, दूरी का अंतराल समान हो, तो बेटा मैंने कहा यहां से यहां तक ये v1 स्पीड से आया था, यहां से यहां तक ये v2 स्पीड से गया था, तो एवरेज स्पीड इस केस में जब दूरी का अंतराल नियत होता है तो बेटा एवरेज स्पीड होती है आपकी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर एक और स्पेशल केस ले लेते हैं इसमें, अगर t1 इक्वल टू t2 हो, इसका मतलब समय का अंतराल नियत हो, समय का अंतराल नियत हो, समय का अंतराल क्या हो बच्चों, नियत हो, तो जो एवरेज स्पीड होगी v एवरेज वो होगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय क्या होगी, हाँ समय का अंतराल लिए तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीट में पहले इस तरह के क्वेश्चन खूब आते थे, अगर आप नीट के पीवाई करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पहले नीट में आया करते थे। हाँ अब थोड़ा सा बंद हो गया पैटर्न, थोड़ा सा इवोल्यूशन हो रहा है ना, तो क्वेश्चन का भी लेवल है बेटा, नहीं बढ़ेगा ना बेटा, इवोल्यूशन में आदमी पीछे थोड़ी जाता है, आगे जाता है, उसका विकास होता है कि उसका विकास, तो विकास में क्वेश्चन नहीं, विकास है ना। तो ये दो चीजें आप याद रखें, औसत दूरी के हमने दो छोटे से केस लिए, अगर दूरी का अंतराल, डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल है तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, समय का अंतराल इक्वल है, तो ये क्लियर है बेटा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, इसको मैं हटा दूंगा, रफ कर दें बेटा, इसको रफ कर दूं क्या ऑनलाइन वाले बच्चों, मोनू यस सर, हटा दूं बेटा इसको, ओके अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस थोड़ी सी देर और ले,
टाइम तो नहीं निकल गया ना ज्यादा। हाँ, मुझे बता देना कितनी क्लास है? 45 तक होगी ना? 50 पूरा ले लो। हाँ मैं पूरा ले लूंगा, मैं और एक्स्ट्रा ले लूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, सॉरी बेटा सुनो, एक कार 10 घंटे तक चली, कितना चली? 10 घंटे के बाद ड्राइवर ने कहा भैया एवरेज स्पीड कितनी आई? 40। कितनी आई? दिया है ना। 10 घंटे तक चली कार आपकी और एवरेज स्पीड कितनी आई? तो आप ही बताओ उसने कुल दूरी कितनी तय की? कुल दूरी उसने कितनी तय की? औसत गति इनटू कुल समय। औसत गति इनटू समय। तो 40 की स्पीड एवरेज स्पीड है, समय इसको 10 घंटे लगे, 400 किलोमीटर वो चला। कितना चला? 400 किलोमीटर। अब बेटा वो कह रहा है कि उसने आधी दूरी को तो किससे तय किया? 30 से। तो यानी कि आधी दूरी को किसको कितनी स्पीड से तय किया? 20 किलोमीटर। तो कुल समय, अच्छा अब हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, पहले हाफ। पहले हाफ, तो पहले हाफ में क्या किया बेटा? उसकी औसत दूरी थी 30 और कुल दूरी कितनी हो गई? 200। तो समय कितना लगा? t1 निकाल लिया। तो t1 कितना आया यहाँ से? 200 बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20/3 सेकंड। 20/3। अब टोटल टाइम कितना दिया है लेकिन यात्रा का? 10 घंटे। अगर उसको टोटल टाइम 10 घंटे दिए हैं तो ये चला तो नहीं आया घंटे में लिखेगा सर। ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। अब बेटा पहले हाफ को तय करने में उसको कितना समय लगा? 20/3 ओके। अब दूसरे हाफ के लिए कितना टाइम बचा? दूसरे हाफ के लिए कितना टाइम बचा? 10 आवर का टोटल है। पहले हाफ में कितने आवर चले गए? तो ये कितना बचा? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 माइनस 20 यानी कि 10/3 आवर। कितने बचे? कितना टाइम बचा? अब बेटा एवरेज उसके लिए औसत गति क्या होगी? औसत गति दूसरे हाफ में औसत गति क्या होगी? कुल दूरी कितनी है? 200। 400 है ना कुल दूरी। पहले हाफ में कितनी तय कर ली? 200। दूसरे हाफ में भी कितनी करेगा? 200। अब 200 के लिए समय कितना बचा? 3 ऊपर आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर दूसरे हाफ को वो इस स्पीड से कवर करता है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी बन जाएगी? 40। कितनी बन जाएगी? 40। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखेंगे पहले इसको फटाफट, कि पहले भी होगा समझ में आया कि नहीं आया? पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसमें? दो एक क्वेश्चन और करेंगे, हम 2 क्वेश्चन से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास में ना 3 से 4 क्वेश्चन कराए जाते हैं, बाकी के लिए आप अपने डीटीपी मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, मॉड्यूल तो मिला होगा बेटा। आप लोगों को समझ में आया? दीपू, दीपक, मोनू? यस सर। लिख लो तो फिर। एक दो क्वेश्चन और करेंगे अच्छे। क्लास में थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, इंटरैक्टिव रहना चाहिए। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लो, एनर्जी का ध्यान होगा। हॉस्टल में रहते हो ना? घर पे रहते हो? रूम से रहते हो? बनाना पड़ेगा। ज्यादा संघर्ष करो, उसका पेमेंट मिलता है बाद लोहा को बहुत तपाते, बहुत तपाने के बाद उसको ठोकते, तो अब कहीं जाके वो स्टील बनता है। स्टील मिलती है 400 रुपए, लोहा मिलता है 10 रुपए, तो स्टील 220 रुपए। क्या प्रॉपर्टी जंग नहीं रखती, बहुत जल्द सुनने में जो दबाया है या और परसेंट बुकिंग कर रहा है
ओके सर, हो गया। इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में ना मटेरियल साइंस आती है एक सब्जेक्ट, वहां आप हर एक मेटल का पूरा एक्सट्रैक्शन कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या होता है, सारा पढ़ते हो। आयरन का तो सबसे ज्यादा पढ़ते हो, आयरन स्टील। हाँ काफी इजी है, वो हम बताएंगे आपको। अभी एक ही मुलाकात में थोड़ी ना सब जान लेते हैं। चलो एक ही मुलाकात में सारे कल क्या बात करोगे, सारे सरों का इतिहास पता है। अरे सबकी कुंडली बना रखी है। अरे कौन बताओ जल्दी से ये मॉल में तो जाते ही बस नहीं है। ये एस्केलेटर है, क्या है एस्केलेटर, इसकी लंबाई 10 मीटर है। कितनी है? अब मतलब एस्केलेटर है, एस्केलेटर में पॉसिबल सिचुएशन फिजिक्स को रियलाइज करो। आप मॉल में हो, क्या क्या होता है, जैसे अगर आप अकेले हो है ना, तो एस्केलेटर तो चल ही रहा है, आप कोशिश करते हो कि मैं भी चलूं। चलते हुए एस्केलेटर पे आप खुद भी चल रहे हैं, मम्मी पापा साथ में, तो आप चुपचाप खड़े हो आइडल। कभी कभी क्या होता है कि लाइट नहीं आ रही होती है, या मेट्रो स्टेशन में आप जाते हो तो भीड़ वाला जब टाइम आता है, जब उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो एस्केलेटर को कर देते हैं बंद। क्या कर देते हैं? फिर आपको उसको एज ए सीढ़ियां ही यूज करना पड़ता है, और आपको खुद ही चलना पड़ता है। वो तो तीन सिचुएशन, कितनी सिचुएशन है? तीन सिचुएशन। पहली सिचुएशन तो ये है कि जब आपका ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर इसकी लेंथ क्या है? 10 मीटर, और इसके यहाँ पे कोने पे एक बच्चा खड़ा है। कौन खड़ा है? बॉय। ठीक है, अब ये बॉय है और इसकी लेंथ 10 मीटर है। कितनी है बेटा? 10 मीटर है। तो तीन केस है, लिखिए। पहला क्वेश्चन, एस्केलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही कहा, स्वचालित सीढ़ी। क्या कहते हैं? स्वचालित सीढ़ी। जब एस्केलेटर रेस्ट में है, किसमें बेटा? रेस्ट में है, तो ऊपर पहुंचने में समय, ऊपर पहुंचने में लिया गया समय, ऊपर पहुंचने में लिया गया समय कितना है? लिया गया समय वो है बेटा 6 मिनट। कितना है? 6 मिनट। और जब एस्केलेटर मूव कर रहा है, एस्केलेटर खुद भी चल रहा है, तब ऊपर पहुंचने में लिया गया समय कितना है? 2 मिनट लड़के द्वारा। कितना लिया गया है? लड़का भी चल रहा है, लड़का चलेगा तभी तो पहुंचेगा, एस्केलेटर तो रेस्ट में। दूसरे वाले केस में लड़का भी चल रहा है। तो यदि 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 तो ऊपर पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा? क्या एस्केलेटर में कोई भी चार्ज, एस्केलेटर बता रहा बेटा। यदि यदि लड़का रेस्ट में, बॉय रेस्ट में, और एस्केलेटर का स्पीड आप क्या मानेंगे? 10 मीटर मान लें। एस्केलेटर कितना लिया है? लेंथ ले ली 10 मीटर, टाइम पर पहुंचने में इसका 6 मिनट लग रहा है, एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो हो गया क्वेश्चन। करीब नहीं बेटा, ये क्वेश्चन एक स्वचालित सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि क्या है?
140 सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, उसमें एक बच्चा चढ़ना चाह रहा है। जब एस्केलेटर यानी 140 सीढ़ी विराम अवस्था में है तो उसको ऊपर पहुंचने में 6 मिनट लग रहे हैं। जब वो एस्केलेटर ही मूव कर रहा है, बच्चा भी चल रहा है, तो उसको ऊपर पहुंचने में कितने मिनट लग रहे हैं 2 मिनट। अगर वो बच्चा रेस्ट में रहे और एस्केलेटर जाए तब उसको कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 2 और 6 के बीच में ये आंसर आएगा। किसका है? जबरा क्यों रे जब आ गया? किसका है? सही है। 3 क्या सेकंड की मिनट की? और आया किसी का आंसर? और आया किसी का आंसर? कल हम ऐसा करेंगे कि आपको क्वेश्चन पीडीएफ दे दें, मतलब लिखे हुए, तो फिर फटाफट फटाफट हम करते जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो सर पीडीएफ है आपकी आंखों में। हाँ। समझे इसको? देखो बेटा, समय क्या होगा? देखो बच्चे को पता है कि जो समय होता है वो होता है कुल दूरी अपॉन कुल गति, है ना, टोटल स्पीड। अब बेटा इसमें क्या है, दो बच्चे दो है, एक एक्सीलरेटर भी चल रहा है और बच्चा भी चल रहा है। स्पीड ऑफ बॉय प्लस स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर को मैं ई से लिख दूं, ये होगा इसका टाइम। अगर इस सिचुएशन में अगर आप टाइम निकालते हो तो टाइम क्या होगा, L अपॉन BB प्लस BE। तो यहाँ पे जो BB है ये स्पीड ऑफ बॉय, ठीक है, लड़के की गति, ठीक है, और BE क्या है बेटा, एस्केलेटर की गति। तो जब पहला केस लेते हैं, पहले केस में क्या दिया गया है, एस्केलेटर किसमें, स्थिर अवस्था में। तो टाइम कितना लग रहा है इसको 6 मिनट। मिनट को मैंने बेटा लिखा सेकंड में, तो 360 सेकंड। तो टाइम कितना आया 360 सेकंड। इसकी जो लंबाई है वो 10 है अपॉन BB प्लस BE। और क्वेश्चन में दिया गया है कि एस्केलेटर रेस्ट में है, एस्केलेटर रेस्ट में है, तो BE का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहां से BB यानी कि स्पीड ऑफ बॉय कितनी आ गई 10/360। 0 से 0 कैंसिल यानी कि मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ बॉय कितनी है यहां से भाई 1/36 कितनी आई मीटर पर सेकंड। दूसरा केस लेते हैं जब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, एस्केलेटर भी क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो टाइम कितना लग रहा है भाई 2 मिनट। 2 मिनट को आपने लिख लिया 240 सेकंड। कितना लिख लिया 240 सेकंड। 240 सेकंड थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको इधर। 240 सेकंड इक्वल टू 10 अपॉन BB प्लस B। 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इधर मैं लिख रहा हूं इसको, इधर मैं लिख देता हूं 120 नहीं होगा सर 120 होगा। समझ लो आप लोग जगह। तो बेटा स्पीड क्या होगा इस केस में, केस 2 की बात कर रहा हूं, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों। तो BB प्लस BE ये आ जाएगा, देखो इसको आप ऐसे लिखोगे टाइम को 120 सेकंड इक्वल टू L अपॉन BB प्लस BE। और L क्या है आपका 10 मीटर। तो ये आ गया 0 से आपका 0 कैंसिल, तो 1/12 1/12। अब आप ऑलरेडी बॉय की स्पीड निकाल चुके हैं, तो यहां से इस एस्केलेटर का स्पीड कितना आ गया 1/BB। तो उसको मैंने इधर भेजा, BB को मैंने इधर भेजा। BB की स्पीड कितनी है 1/36। तो ये कितना आ गया एलसीएम 36। 12 की 36, 36 और एक 36 यानी कि 2/36 2/36 यानी कि 1/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड ऑफ एस्केलेटर कितना आ गया 1/18 मीटर पर सेकंड। 1/18 मीटर पर सेकंड। अब सुनो
अब आपसे केस थर्ड दिया गया है जब बॉय लेफ्ट में हो, तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, L 10 मीटर अपॉन BB प्लस BE, BB प्लस BE। तीसरे केस में स्पीड ऑफ बॉय क्या हो जाएगा बेटा, 0, 10/1/18, 1/18 ऊपर आ गया, 180 सेकंड आया, 180 सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, टाइम आ गया आपका 3 मिनट। कितने लोगों का सही था ये, टाइम कितने लोगों का सही था ये, T = 3 मिनट। वेरी गुड, बाकी आप लोगों को समझ में आया। ऑनलाइन वाले बच्चों धीरज, दीनू, दीपक, मोनू, क्लियर है बेटा। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल की क्लास में हम वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे कहां तक हो चुका है वैसे इसमें यहाँ तक, ग्राफ से पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ बताएंगे, ग्राफ बनाते कैसे हैं पता है। दो तीन क्वेश्चन और करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट, 3-4 क्वेश्चन की और अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कल की क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज तो सारे क्वेश्चंस मेडिकल लेवल के हैं, कल की क्लास में 2-3 क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। बेटा आपका क्या कौन सा है, मेडिकल इंजीनियरिंग, आप बेटे मेडिकल लिख ले, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलिए बेटा क्लास खत्म करें हम। ओके सर, बाय। बाय बेटे।